नमस्कार, हमारे इस खास प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश दास। और प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया है। और कहा जा रहा है इससे अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं और ज्यादा समय तक लेने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में ये एक मददगार कदम साबित ये हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर सहारनपुर में सबसे पहले इसका ऐलान किया था। लेकिन इस कदम का क्या है मतलब, आइए हम इन बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि आखिर किस तरह से ये कदम फायदेमंद है। हम कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़कर 65 साल हो गई है, लेकिन इसके क्या क्या और दूसरे मतलब है। इसका मतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और अब जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनकी सेवाएं ज्यादा समय तक मिल सकेंगी लोगों को। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना अब संभव होगा क्योंकि अनुभवी डॉक्टर ज्यादा वक्त तक होंगे साथ में। और केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में इसका ऐलान किया था और स्वास्थ्य पूल में अब अतिरिक्त डॉक्टरों से मदद मिल सकेगी। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को इससे मजबूती मिलेगी। लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा है कि क्या जो मरीज डॉक्टर का अनुपात है उसमें सुधार होगा, क्या इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा रहा है। लेकिन और भी क्या इसकी अंतर्निहित बातें हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 बेहद खास मेहमान। मेरे साथ हैं प्रोफेसर ऋतु प्रिया जी, ये सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, ये डीन हैं आरएमएल के। इसके अलावा अध्यक्ष है ज्वाइंट एक्शन काउंसिल ऑफ सर्विस डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर राजीव, अगर आप ही से मैं शुरू करना चाहूं तो कहा जा रहा है कि इससे डॉक्टरों की कमी का जो एक मुद्दा था वो कुछ हद तक हल हो सकता है और इसके अलावा अनुभवी डॉक्टर अब ज्यादा वक्त तक रह सकते हैं। ये हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कैसे इस खबर को आप देखते हैं? देखिए, डॉक्टरों की कमी जो है हमारे देश में वो कोई नई चीज़ नहीं है और इसके ऊपर हमारी ज्वाइंट एक्शन काउंसिल हो, रेलवे हो, सेंट्रल हेल्थ सर्विस हो, ESI, MCD या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देखिए सब जगह डॉक्टरों की भारी कमी। अब इस कमी के कई कारण रहे हैं। उसका एक तरीका ये निकाला गया कि रिटायरमेंट एज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए या यूनिफॉर्म किया जाए। किसी स्टेट ने उसको 64 कर दिया, किसी ने 65। और इस मुद्दे को हम 29 साल से उठाते रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और हम लोगों के उन्होंने हमारे सम्मान, हमारी तकलीफ जो थी, जो आप डॉक्टर पेशेंट रेशो की बात कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस हो रहे हैं वहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस सब को देखते हुए जो उन्होंने कदम उठाया, ये तो एक सराहनीय कदम है और एक बहुत ही बड़ा हमारे कम्युनिटी के लिए तो मैं बताऊं, आज वो एक मोदी जी हीरो बन गए हैं। बिल्कुल। अभी हुआ क्या कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 29 साल से लगातार माना है। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि ये 5वां कैबिनेट नोट था। 4 कैबिनेट नोट बन के और वो खत्म हो चुके थे, बिल्कुल वो रिजेक्ट हो गए थे। और कभी फाइनेंस में, कभी पर्सनल में, कभी कहीं पूरी बात को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। पर मैं साथ में बस ये एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये 3 से 5 साल का जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस में एक ब्रीदिंग टाइम माना जाना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो ब्रीदिंग टाइम है, अगर इसको हमने वेस्ट कर दिया तो हम फिर उसी पोजीशन में 3 और 5 साल बाद पहुंच जाएंगे। हमको उन मुद्दों को, उन बिंदुओं को एक तरह से एड्रेस करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, हमको रिटायरमेंट एज क्यों बढ़ानी पड़ी और हमारे ये रेशो क्यों खराब हो रही है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है या किसी हॉस्पिटल में या जो भी पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ है, कितना जरूरी होता है या कितना महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि एक जो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर जो 60 साल 62 साल दे चुका है उसका और कुछ समय तक बने रहना कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मैं रहमान और लोहिया हॉस्पिटल PGI जो बना है उससे संबंध रखता हूँ। मैं डीन हूँ वहाँ पे, आपने बताया है दर्शकों को। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक प्रोफेसर रिटायर होता है या वो सर्विस से बाहर जाता है तो उसके साथ 6 सीट पोस्ट ग्रेजुएट
स्पेशलाइजेशन की खत्म हो जाती है। और उसकी जगह जब आप रिक्रूट करते हैं, आप बेस पे रिक्रूट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो 5 साल तक एलिजिबल नहीं होता स्टूडेंट लेने के लिए। हमारे यहाँ पे कई डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ पे पिछले 3 साल से डायलिसिस और जो हमारे देश की जरूरत है, जिसपे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी या जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, या तो बन नहीं पा रहे हैं, या बने हुए डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, और या फिर उनकी सीट्स कम हो रही हैं। अभी इस पे एकदम अंकुश लगा है, लगाम लगी है इससे, और हमारे कम से कम अगले 3 से 5 साल हमारी ये डेफिशिएंसी जो फैकल्टी की थी, इस पे टेम्परेरी एक स्टॉप लगा है, पर डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई है। फर्दर डिटोरेशन सिर्फ रुका है। और जो डेफिशिएंसी है, अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया तो हम इससे भी ज्यादा खराब स्थिति में 3 साल या 5 साल के बाद पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो कई गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर प्रोफेसर ऋतुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहूं कि कई ऐसे मुद्दे और उसमें इनहेरेंट हैं, और ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है, एक वक्त मिला है चीज़ों को सुधारने का, क्योंकि एक आंकड़ा हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ करीब 1700 जो मरीज हैं उन पे एक डॉक्टर है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाना है वो 1000 डॉक्टरों का है। तो इस नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जो ये प्रस्ताव लाया गया है 65 साल करने का, ये तो स्वागत योग्य है। हर तरह से विन विन है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी 60 तक पे वो काम खत्म नहीं करते थे। वो फिर सेवानिवृत्त होने के बाद या तो किसी नर्सिंग होम में या प्राइवेट किसी सेक्टर में उनको जाना पड़ता था, जो जिसके लिए वो फिट अपने को नहीं हमेशा पाते, और उनका मन यही रहता है कि वो सरकारी जो परिवेश है उसमें काम करें। तो ये उनको एक मौका दे रहा है। उनका अनुभव का फायदा पेशेंट को भी मिलेगा और व्यवस्था को भी मिलेगा। जो समस्या डॉक्टर साहब बता रहे थे, फैकल्टी की भी है और डॉक्टरों की कमी व्यवस्था में, वो तो है ही। तो उसका 5 साल के लिए आपने बढ़ा दिया आगे। मगर जो मुद्दा लगता है समस्या का, वो ये कि युवा डॉक्टर आज पर्याप्त क्यों नहीं सरकारी सेवा में आना चाहता। ठीक है। उसके कई व्यवस्थागत सवाल। एक तो क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर में एक तरह का मुनाफा मिलता है और एक तरह का अलग माहौल मिलता है, कुछ लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। मगर ऐसे बहुत डॉक्टर हैं जो चाहेंगे कि वो सरकारी सेवा में आए, मगर सरकारी सेवा उनको सुरक्षित सेवा मिलनी चाहिए। पीछे क्या हुआ है कि बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, जैसे ही उसको दूसरा कुछ मौका मिलता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी को लगा अगर मैं सरकारी में गया और मेरे को पीएचसी में और जिंदगी भर पीएचसी में ही रहना पड़ गया, तो वो ये नहीं मानने को तैयार। अगर उसको ये सुरक्षा हो कि 3 साल जरूर रहूंगा पीएचसी में, मगर उसके बाद मुझे कहीं और पोस्टिंग दी जाएगी, मुझे हो सकता है कि मैंने एमबीबीएस किया है, पीजी के लिए मुझे एक एडमिशन में प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ऐसे मुद्दे अट्रैक्ट करेंगे। जो कंडीशंस हैं जिसमें काम करना है वो बेहतर होंगी, तो डॉक्टर फिर उस सब इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर और भी कई इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसपे हम लगातार आगे चर्चा करेंगे। और एक बात जो कही जाती है कि जो डॉक्टरों की कमी का मुद्दा है वो कितनी गंभीर है, क्या उसमें और भी मुद्दे हैं, क्या वितरण की समस्या है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। यहां पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान।
सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम खास चर्चा आज कर रहे हैं जिस तरह से डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है, कितना बड़ा कदम है और क्या इसमें जो एक समस्या जो चिकित्सा के क्षेत्र में रही है, क्या कितना ये उसको हल कर पाएगी। डॉक्टर सूद, अगर हम इस पे नजर डालें, जो डॉक्टरों की कमी का मुद्दा बार बार उठता रहा है खास ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक इससे जुड़ा मुद्दा ये भी कई लोग कहते हैं कि ये डॉक्टरों की कमी से ज्यादा उसके वितरण, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, हमारे यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, उसकी वजह से कोई आदमी, कोई डॉक्टर एक जगह जाकर फंसना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ 30% के करीब पीएचसी के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, और कम से कम 25,000 में से 2,000 पीएचसी तो बिना डॉक्टर के चल रही है। डॉक्टरों की कमी तो है ही, पर अगर आप शहरी जगह पे देखें और हमारी सेंट्रल हेल्थ सर्विस देखें, रेलवे देखें, वहाँ पे भी 30% कमी है। और आप जब स्पेशलिटीज देखते हैं या आप एक सुपर स्पेशलिटीज देखते हैं, वो 50% कमी है। तो ये एक मुद्दा सिर्फ ये करके देखना कि एक पर्टिकुलर जगह पे कमी है, हाँ डॉक्टर थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि वो यहाँ से जाके एक रिमोट जगह पे चला जाए, तो अगर उसको आप अंडमान निकोबार भी भेज दे, वो वापिस आएगा और बहुत अच्छी जगह है। मैं तो कई बार वहां गया हूँ, वो इतनी अच्छी जगह है कि अगर आप 1 साल भेजें तो आदमी जाएगा, 2 साल भेजे जाएगा। लोग फिर भी हेजिटेट करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो जाएगा, उसके बाद उसको वापस लाने वाला कोई नहीं है। जी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर्स का, वो डिस्ट्रीब्यूशन कई वजह से सफर करता है। जहां से डॉक्टर रिलीव होता है वो कहते हैं हमारे पास 30% शॉर्टेज, हम इसको रिलीव ही नहीं करेंगे। और जहां पे उसने ज्वाइन करना है वहां पे वो कहते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे। कई जगहें बंद हो जाती हैं। जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं तो आप तो पीएचसी और वहां क्या हाल हो रहा होगा वो तो आप इमेजिन कर सकते। बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे डॉक्टरों की कमी का मुद्दा है आपको लगता है? क्योंकि हमारा देश उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा एमबीबीएस निकलते हैं। देखिए, जहां हम अगर दिल्ली शहर को देखें, मुंबई को देखें, तो हमें उस तरह की कमी नहीं दिखती है। जहां हमें कमी दिखती है वो है उत्तर पूर्व के राज्यों में, वो है छत्तीसगढ़ में, वो है जहां हम कहते हैं कि विकसित इलाके कम हैं। तो एक समस्या वो है। दूसरी समस्या है कि वो पब्लिक सेक्टर में नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में है। ये भी वितरण आपस में देश के अंदर की ही बात है। तो लोगों को वो सेवाएं दे रहे हैं मगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू दे रहे हैं, सरकारी में नहीं। तो हम जो आंकड़ा, जो अनुपात निकालते हैं पेशेंट और डॉक्टर का, तो उसमें क्या उसमें ऐसा जो आप पहले कह रहे थे कि नहीं, उसमें प्राइवेट डॉक्टर को भी लेते हैं। तो उसके अनुसार हमारा अभी जो WHO कहती है वो डॉक्टर और नर्स को मिला के कहती है, क्योंकि बहुत देशों में ये देखा गया है कि नर्स प्राथमिक स्तर पे कम से कम वही काम कर सकती है जो डॉक्टर करते हैं। तो दोनों को मिला के जितना वो आंकड़ा बताते हैं 2 से 2.5 प्रति 1000 होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 है, तो इसलिए हम लगभग वहां हैं, उसमें उतनी कमी नहीं है। कमी की एक वितरण की है, दूसरा हम उसको क्या काम दे रहे हैं और वो कैसे, जैसे स्पेशलिस्ट हैं वो जरूर कम है, कई खास विषयों में और भी ज्यादा कमी है, कुछ विषयों में कम कमी है। तो वो कैसे देखे जाएंगे? देश में अलग अलग राज्यों में कमी है, जैसे पूर्वोत्तर का मैंने कहा, अब वहां कमी है क्योंकि वहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। कॉलेज आप जहां बनाएंगे वहां के छात्र लेंगे तो फिर वहां पे डॉक्टर भी रुकेगा। तो ये समस्या पे अब उम्मीद है कि राज्य भी और सरकार भी काम कर ही रही है। और तीसरी चीज है कि मानव संसाधन नीति नहीं है हमारे
मिनिस्ट्री में, और उसके लिए कोई डिवीजन नहीं है। और तो उसी से शायद वो ट्रांसफर पॉलिसी और वो भी जुड़ी हुई है, मतलब वो भी राज्य पे के स्तर पे भी वो एक थोड़ा और जटिल मामला है जी। क्योंकि उसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस भी देखिए, जुड़ मैं तो जाता है। आपको ये बोलूंगा कि बहुत सारे बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अब ये ब्रीदिंग टाइम हमने बोला वो मिला है, अब बिंदु क्या है? कमी है। जो आपके डॉक्टर्स थे 4,500 डॉक्टर थे सेंट्रल हेल्थ सर्विस की, मैं एक सर्विस उठा लेते हैं, आज भी उतनी है जो 30 साल पहले थे। उस टाइम इतनी वैकेंसी नहीं थी, आज 30% वैकेंसी है। आपको डॉक्टर चाहिए थे 9,000, आपने वैकेंसी क्रिएट नहीं की। आपके डॉक्टर डेपुटेशन पे, ट्रेनिंग पे बाकी जगह जा नहीं सकते क्योंकि आपने ऐसी कैडर मैनेजमेंट की है कि उसके अंदर रिजर्व्स नहीं है। हमारी 60 सेंट्रल ग्रुप ऑफ सर्विसेज, अकाउंटेंट्स की हो, इंजीनियर्स की हो, किसी की भी हो, रेलवे ट्रैफिक हो, सब कुछ है, उसमें रिजर्व्स हैं। आपके पास प्रोबेशनरी रिजर्व नहीं है, लीव रिजर्व नहीं है, 3-3 शिफ्ट की ड्यूटी होती है उसके लिए रिजर्व नहीं है। आपके पास सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के आप मेंबर नहीं है। आपको अगर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी तक लेवल पे पहुंचा देते हैं, आपके कंटेम्परेरी के जैसे आपके पास पर्क्स नहीं है, आपकी फैसिलिटीज नहीं है, आप डिप्राइव्ड फील करते हैं कि मैं और वो एक ही साथ आए, मैं डॉक्टर बना, वो इंजीनियर बना, उसके बाद वो देखा जाता है। आपको मैंने कमी के 3 कारण बता दिए। लेकिन ये जो कमी है, ये कमी क्यों है कि जो 50,000 MBBS निकल रहे हैं, जो एक आंकड़ा हमारे पास है, 86,000 बाहर जा रहे हैं जी, तो वो ऐसे जो सेटल डॉक्टर हैं वो भी आज ऐसा एटमोसफियर बन गया, वो बाहर जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने वही तो बोला कि ये जो बाहर जा रहे हैं इनको नो ऑब्जेक्शन मत दो। अब क्यों मत दो? आप अपनी ये बिल्कुल अभी हमको जो 2 उनके स्टेप लगे हैं कि एक उन्होंने कंसर्न दिखाया इसके ऊपर कि एक्सोडस हो रहा है, पहले भी कंसर्न दिखाया था गवर्नमेंट्स ने, पर उन्होंने कमेटी बनाई, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने अभी कंसर्न दिखाया और रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। तो मैंने आपको पहले बोला मोदी जी तो इस टाइम डॉक्टर्स के लिए हीरो बन गए हैं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम को देख नहीं रहे, सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए उनको चाहे वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का जो अभी एक 7th पे कमीशन से मुद्दा आ गया या डेफिशिएंसी का मुद्दा आ गया, हर चीज के लिए तो ये मुद्दा है, देख रहे। तो ये मुद्दा है कि जो निकल रहे हैं MBBS बन के पढ़ाई करके, वो सरकारी सेवा में उस तरह से उतनी संख्या में उत्साहित होकर नहीं आ रहे हैं। क्या ये मुद्दा है? जाना चाहते हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे जाके आप ये देखिए 1040 सिलेक्ट हुए पिछले साल, उसमें से सिर्फ 240 ने ज्वाइन किया। उन्होंने सोचा होगा कि हम ज्वाइन करें, 73 ने उसी टाइम रिजाइन कर दिया 1 साल के अंदर। एक तो वो प्रोत्साहित नहीं हो रहे, उनको पहले से लग रहा है ये ठीक नहीं है, और जब जा रहे हैं तो वहां देख के हालात तो वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी एक बात कही जाती है कि जो केंद्रीय स्तर पे डॉक्टरों की नियुक्ति होती है उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उस दौरान कई विकल्प जो है MBBS है, जो भी डॉक्टर नया है वो अपना लेता है। और भी क्या मुद्दे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम सब स्कूल साइकिल से जाते हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वहीं रहते हैं। पहले स्कूल में शौचालय न होने के कारण कभी इधर तो कभी उधर जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत। पर अब तो हमारे स्कूल में भी शौचालय है, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। स्वच्छता अभियान की वजह से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1.92 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। रूरल सैनिटेशन कवरेज 42% से बढ़कर 52% हो गई है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत लड़कियों के लिए 4 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। अब की बार मिला अपना अधिकार। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, आनंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो
तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अच्छा बच्चों, सबसे तेज गति किसकी होती है? मास्टर जी, शहर से गांव बिजली को यहाँ आने में 60 साल से ऊपर लग गए और मास्टर जी कहते हैं कि बिजली सबसे तेज चलती है। 1000 दिनों के अंदर 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और अब तक 7,700 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंच भी गई। जहां 2 साल पहले 2/3 बिजली घरों में कोयले की कमी थी, वहां आज सभी बिजली घरों में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। 10 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे गए। मास्टर जी, लगता है अब की बार मिटेगा अंधकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत इस खास चर्चा में। और हम बात कर रहे हैं कि देश में डॉक्टरों की कमी और उसको लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, क्या उसका मतलब है और किस तरह का असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। मैम, अगर हम ये समझना चाहें कि हम बार बार डॉक्टरों की कमी और जो तमाम मुद्दों को करते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी है जो नया डॉक्टर बना है, MBBS बना है, कि किस तरह की सुविधाएं उसको मिलेगी अगर वो सरकारी सेवा में जाता है, काम का माहौल कितना है। और लेकिन उम्मीद हम जिस तरह से करते हैं कि 2 साल कम से कम वो जाए, गाँव में अपनी सेवाएं दे, इस तरह के कई बार टर्म कंडीशन लगाने की कोशिश हुई है। किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखते हैं? देखिए, एक तो जो भी डॉक्टर जाता है वो चाहता है कम से कम मेरे मरीजों के लिए सहूलियत तो पूरी रहे, मेरे पास दवा तो हो उनको देने को। नहीं तो आजकल जो मारपीट हो रही है डॉक्टर्स के साथ, वो भी इसलिए कि वो सहूलियत जो उनको देनी चाहिए मरीज को वो नहीं दे पा रहे। तो वो चाहता है कि कम से कम जो मैंने सीखा है मेडिकल कॉलेज में, जो मुझे पता है अपनी साइंस, उसको मैं सही ढंग से तो लागू कर पाऊं अपने मरीजों के साथ। अगर वो नई सहूलियत उसको मिलती तो वो छोड़ के हताश होकर चला जाता है। दूसरा मुद्दा दूसरी तरफ का ये है कि मेडिकल एजुकेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि जो हालात में जिसमें उसको काम करना है उसके लिए उसको पर्याप्त एजुकेशन दे रहा है। अगर वो सरकारी नौकरी में आ रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कुछ तो देखना पड़ेगा, उसको अपने सबऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, हेल्थ वर्किंग टीम की, उसको हेल्थ एजुकेशन समाज का करना है। ये सब हमारे मेडिकल एजुकेशन में पर्याप्त ढंग से नहीं आते हैं। तो उसको लगता है कि मेरा काम तो सिर्फ क्लिनिकल काम था, अब क्लिनिकल से हट के मेरे को तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया, तो वो भाग खड़ा होता है। ये चीजें उसके एजुकेशन में लाने की जरूरत है ताकि वो पब्लिक सिस्टम के साथ अलाइन हो सके। बिल्कुल। एक बार बार लगता है डॉक्टरों पे, आप हालांकि कह रहे हैं कि कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे डॉक्टर हैं ही नहीं, लेकिन ये भी आरोप लगता है कि जहां हैं अपॉइंट वो भी वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचते। इस तरह के बहुत कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक सरकारी डॉक्टर जो यहाँ पे हैं हमारे सेंटर के, आज सेंट्रल डॉक्टर्स की अगर बात हो रही है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कि डॉक्टर्स टाइम पे आज की डेट में नहीं आ रहे। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डॉक्टर वहां जाकर सिर्फ रेफरल करेगा कि आप बड़े सेंटर पे चल जाइए, या वो कुछ कर भी पाएगा? एक स्टिच भी नहीं लगा सकता, वो एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता, या प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? और दूसरी उसका वर्क एटमॉस्फेयर, वो एक मेधावी छात्र होता है जो सब लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकल के आता है, और आप उसको हैंडीकैप कर देते हैं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। आपको तो सिर्फ, आप तो मेडिकल ऑफिसर हैं, आप सिर्फ रेफर कर सकते हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं। पहले आपको बोला जाता था कि MBBS जो है उसमें 3 मेजर स्पेशलिटीज हैं, मेडिसिन, सर्जरी एंड गायनी। अब आपको तो कुछ लोग ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि आपने गायनी कैसे देख लिया, आप स्पेशलिस्ट थोड़ी हैं। और आज 50,000 लोगों के लिए जो MBBS करके डॉक्टर्स आते हैं, सिर्फ 25,000 PG सीट है, पहले तो 50,000 सीट ही कम है। तो आपको लगता है, अगर आखिरी में मैं पूछूं आपको कि क्या समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद की किरण दिखती है? देखिए, उम्मीद की किरण तो जो 2-3 फैसले अभी हुए हैं हेल्थ सेक्टर को लेके प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो मैं अभी तो बहुत उम्मीद दिख रही है। पर ये जो पे कमीशन आ गया बीच में, जिसने डॉक्टर्स के बिल्कुल अगेंस्ट रिकमेंडेशंस दे दी हैं, स्पेशली नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि बेसिक सैलरी का पार्ट था, अगर उसको भी आप डैमेज कर देंगे तो जो डॉक्टर हैं ये भी आधे रह जाएंगे, और वही रह जाएंगे जो जिनको बाहर काम नहीं मिल रहा। फिर
आपकी सर्विसेज की क्या हालत होगी। और जहां आपने एक मुद्दा उठाया था कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर का, एक मीरा सेठ कमेटी आई थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर रेकमेंड किए थे और वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे रिजेक्ट हुई थी। और आज पिछले 10 साल से हम एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर ले रहे हैं। इसमें अगर मैं एक मुद्दा सिर्फ जोड़ दूं कि सिर्फ सैलरी की बात नहीं, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो बजट एलोकेशन है, अगर वो आप कम कर देंगे या उतना ही रखेंगे तो सहूलियतें कैसे बढ़ेंगी? निश्चित तौर पर बढ़े नहीं बढ़ेंगे, कई मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर एक शुरुआत हुई है, एक बदलाव की शुरुआत हम साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी बहस से साफ है कि इसमें कई मुद्दे गुथे हुए हैं जिन पे भी काम करना चाहिए और किया जा रहा है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूद आपका, मैडम आपका हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।